ऑडियो 2 बुक नेम आदर्श वीरांगना लक्ष्मीबाई। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। कुछ समय बाद जब अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव को दबा लिया तो उससे संधि करते समय यह शर्त भी लिखा ली गई थी कि हमारी मातहती में झांसी जैसी दूरवर्ती इलाके हैं, उन सब पर हम अपना अधिकार छोड़ते हैं। यद्यपि पेशवा का शासन निर्बल पड़ जाने से ये सब सूबेदार स्वयं ही पूर्ण स्वतंत्र राजा बन गए थे और पेशवा को किसी प्रकार का वार्षिक कर देना उन्होंने बंद कर दिया था, तो भी नाम मात्र के लिए वे पेशवाई के अधीन अवश्य थे। पर चालाक अंग्रेजों ने इस शर्त द्वारा उनको पेशवा के बंधन से मुक्त करके अपने साथ किसी भी प्रकार की संधि कर सकने की स्थिति में ला दिया। अंग्रेजी सरकार के साथ संधि न कर सकने का एक बहाना था, उसे भी दूर कर दिया गया। शिवराव भाऊ का देहांत 1815 में हो गया था। उसके बाद उनका पौत्र रामचंद्र राव सूबेदार हुआ और 1835 तक शासन करता रहा। उसका देहांत होने पर उसके कई वर्ष तक शासन में शीघ्रता पूर्वक परिवर्तन होते रहे और 4 वर्ष तक अंग्रेज सरकार ने अपना प्रतिनिधि झांसी में रखकर वहां का शासन कार्य चलाया। इसके पश्चात बहुत सोच विचार कर लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव को, जो शिवराव भाऊ के सबसे छोटे पुत्र थे, शासन भार दे दिया गया। पर अब वे पूर्णतया अंग्रेजी सरकार के मातहत हो गए और उन्हें अपने यहाँ एक अंग्रेजी टुकड़ी रखना और उसके खर्च के लिए 2.25 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार करना पड़ा। झांसी के राजाओं का यह इतिहास हमको बतलाता है कि किस प्रकार अपनी ही असावधानी और संगठन के अभाव से इस देश में अंग्रेजों के कदम धीरे धीरे मजबूत होते गए और वे एक एक करके राजाओं के राज्यों को अपने शासन में लाते चले गए। एक दिन वह भी था कि जब वे यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे और सन 1753 तक एक दीन सेवक की हैसियत से दिल्ली के बादशाहों से छोटी मोटी रियायतों के लिए पैरों पर सिर रखकर प्रार्थना किया करते थे। पर उनके 100 वर्ष बाद वे ही व्यापारी यहाँ के बड़े बड़े राजाओं के साथ मनमाना बर्ताव करने लगे और झूठे बहाने निकालकर उनके राज्यों को आत्मसात करने लग गए। अंग्रेजों की इन चालों को देखकर भी भारतवासी सावधान नहीं हुए और जिसको अंग्रेजों से अपना कोई लाभ सिद्ध होता दिखाई पड़ा, वही उनका सहयोगी बनकर देशवासियों की जड़ काटने लगा। भारतवासियों में राष्ट्रीय भावना का यह अभाव ही इसके पतन का मुख्य कारण रहा। अब यद्यपि देश स्वतंत्र हो चुका है, तो भी यह त्रुटि पूरी तरह दूर नहीं हुई है। आज भी यहाँ के अधिकांश व्यक्ति राष्ट्रीय हित के सन्मुख व्यक्तिगत हित को ही प्रधानता देने वाले मिलते हैं, जिससे भारतीय समाज की उन्नति बहुत कुछ रुकी हुई है। विवाह और वैधव्य। लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से ही हो जाने पर उसके पिता तथा अन्य संबंधी झांसी ही आकर रहने लगे। मोरोपंत को दरबार में एक सरदार की पदवी दी गई और 300 रुपए मासिक वेतन मिलने लगा और लोग भी अच्छे पदों पर नियुक्त किए गए। गंगाधर राव एक अच्छी योग्यता वाले और प्रजाहितैषी शासक थे। उन्होंने सर्वसाधारण की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। सबके साथ दयालुता का व्यवहार करने के कारण लोग उनको काका साहब कहकर पुकारते थे। उनके पश्चात झांसी के राज्य का क्या होगा, इसका उन्हें बड़ा ख्याल रहता था, क्योंकि वे देख रहे थे कि निसंतान राजाओं के राज्यों पर अंग्रेजी सरकार किस प्रकार एक एक करके अधिकार जमाती चली जाती है। जब विवाह को 8 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी कोई संतान नहीं हुई, तो उनका ध्यान धार्मिक कार्यों की तरफ गया और सन 1850 में वे तीर्थ यात्रा के लिए निकले। सबसे पहले काशी पहुंचे, फिर गया, प्रयाग आदि की भी यात्रा की।
जहाँ कहीं गए वहाँ खूब दान पुण्य किया। वहाँ से वापस आने पर लक्ष्मीबाई गर्भवती हुई और 1851 में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। इससे सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई और 1 महीने तक नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। पर यह प्रसन्नता अल्पकालीन ही सिद्ध हुई, क्योंकि 3 मास की आयु में ही बालक का देहावसान हो गया। गंगाधर राव को तो इससे इतना अधिक मानसिक कष्ट हुआ कि वे बीमार पड़ गए और उन्होंने खटिया पकड़ ली। बहुत कुछ इलाज किए जाने पर सन 1852 में स्वास्थ्य में कुछ सुधार जान पड़ा, पर अब भी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, जिससे उनको पथ्य भोजन ही ग्रहण करना पड़ता था। अक्टूबर 1853 में एक श्राद्ध के अवसर पर उन्होंने कुछ खा लिया, जिससे रोग फिर एकदम बढ़ गया। परिणाम यह हुआ कि वे दशहरे के दरबार में भी आकर न बैठ सके। उस अवसर पर समस्त सरदारों और प्रतिष्ठित नागरिकों ने रानी लक्ष्मीबाई को विश्वास दिलाया कि उन सबको सहानुभूति पूरी तरह से महाराज के साथ है, क्योंकि वे सदैव सुख दुख का पूरा ध्यान रखते हैं और उन्होंने कभी किसी के साथ अन्यायपूर्ण या बुरा व्यवहार नहीं किया। सबने मिलकर महाराज की दीर्घायु के लिए भगवान से प्रार्थना की, पर प्रजा की शुभ आकांक्षाएं और बड़े बड़े वैद्य, हकीम तथा डॉक्टरों का इलाज कुछ भी काम न आया। स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता ही गया और नवंबर के दूसरे सप्ताह में यह जान पड़ने लगा कि अब महाराज का अधिक समय तक जीवित रह सकना संभव नहीं। यह देखकर लक्ष्मीबाई के पिता और राज्य मंत्री नरसिंह राव महाराज के पास गए और भविष्य में राज्य की व्यवस्था के संबंध में विचार किया गया। सोच विचार कर यह तय हुआ कि अपने घराने के वासुदेव नेवालकर के पुत्र आनंद राव को, जिसकी आयु 5 वर्ष की थी, दत्तक युवराज बना दिया। महाराज ने अपनी हालत खराब होती देखकर इस कार्य को तुरंत संपन्न किया और बुंदेलखंड के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस को अपने हाथ से एक खरीदा राजकीय पत्र दिया, जिसमें कंपनी सरकार को यह सूचना दी गई कि उन्होंने आनंद राव को दत्तक पुत्र के रूप में ले लिया है और उसका नाम दामोदर राव रखा है। पत्र में यह भी प्रार्थना की गई थी कि उनका देहावसान होने पर दामोदर राव को ही उसका उत्तराधिकारी माना जाए। जिस समय महाराज ने अपना वसीयतनामा असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट को दिया तो साहब का दिल भर आया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि ये अवश्य इसे स्वीकृत करा देंगे। पर जब वसीयतनामा और मेजर एलिस का पत्र पॉलिटिकल एजेंट मैनेजर मैल्कम के पास पहुंचा तो उन्होंने गवर्नर जनरल को अपनी तरफ से यह पत्र भेजा। खेद के साथ सूचना दी जाती है कि झांसी के महाराज 21 नवंबर 1853 को परलोकवासी हो गए। मृत्यु से पूर्व महाराज ने 5 वर्षीय एक बालक दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र बनाया और यह भी कहा कि यह लड़का हमारा नवासा है, परंतु मुझे ऐसा विदित होता है कि यह लड़का महाराज रघुनाथ राव की दूसरी पुस्त से है, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार महाराज का चचेरा भाई है। जो वसीयतनामा महाराज ने मुझे भेजा है वह मैं साथ में भेज रहा हूँ। मुझे ऐसा विदित होता है कि महाराज ने अपने स्वर्गवास के समय दत्तक लेने का विचार किया, पर इस कार्य पर झांसी के अमीर लोग अवश्य खेद प्रकट करेंगे। उनको आशा थी कि महाराज गंगाधर राव के पश्चात अंग्रेजों की देखरेख में राज्य का प्रबंध होगा। पर जब महाराज ने सोचा कि झांसी के सूबेदार शिवराम भाऊ के वंश में जिसके साथ साथ सरकार का पहला संधि पत्र लिखा गया था कोई नहीं है, तो उन्होंने यह दत्तक पुत्र लिया। सरकार की जानकारी के लिए मैं महाराज की वंशावली भेज रहा हूँ, जिससे विदित होगा कि यह लड़का महाराज रघुनाथ के वंश का है। मैंने 1 नवंबर को यह पत्र मेजर एलिस को भी भेजा था और उसी के अनुसार कार्यवाही कर रहे थे। जब तक झांसी के विषय में
सरकार की पूरी स्वीकृति न आ जाएगी तब तक स्वर्गीय महाराज के दत्तक का कुछ भी विचार न किया जाएगा। झांसी के राजा का अंग्रेजी सरकार से क्या संबंध है, यह बतलाने को कुछ प्रमाण लिखे जाते हैं। इन पर विचार करने से मालूम होगा कि झांसी के राजा को अपने राज्य का वारिस बनाने का अख्तियार है या नहीं। इस पत्र से स्पष्ट है कि मैलकम साहब ने महाराज गंगाधर राव के मरते ही झांसी के राज्य को अंग्रेजी अधिकार में करने का विचार कर लिया था। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने यह दलील पेश की कि पेशवा बाजीराव ने सन 1816 के सुलहनामे के द्वारा झांसी राज्य का पूरा अधिकार हमको दे दिया था और हमने ही शिवराम भाऊ के पौत्र को गद्दी पर बिठाकर उसे सूबेदार के बजाय महाराज का खिताब दिया था। उनके निसंतान मर जाने पर राज्य के असली हकदार की तलाश की गई। उस समय शिवराम भाऊ के 2 पुत्र रघुनाथ राव और गंगाधर राव जीवित थे। उन्हीं को एक के बाद एक राज्य का अधिकार दिया गया, पर अब गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने से उस वंश की इतिश्री हो गई और इससे आगे किसी को उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता। महाराज गंगाधर राव ने अंतिम समय में जिस बालक दामोदर राव को दत्तक देकर रानी लक्ष्मीबाई को उसका अभिभावक नियत किया था, उसके संबंध में मेजर मैलकम ने लिखा, महाराज गंगाधर राव ने जिस स्त्री को राज्य की व्यवस्था सौंपने की इच्छा प्रकट की है वह हर तरह से योग्य है, परंतु इस समय की अवस्था को देखते हुए विश्वास है कि सरकार इस इलाके को अपने काबू में करेगी और रानी साहिबा तथा उनके संबंधियों को कोई अच्छा वजीफा देकर आराम पहुंचाएगी। रानी साहिबा के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी यह बतलाना बहुत कठिन है, चूंकि बुंदेलखंड में मराठों का आखिरी खानदान है। इसलिए सब बातों का विचार करते हुए मैं यह परिणाम निकालता हूँ कि महारानी को 4000 रुपये वार्षिक से कम न दिया जाए। अंग्रेज सरकार की नीति उस समय यही थी कि कम से कम जितनी रियायत देने से इस देश के पुराने शासक और प्रजागण शांत रह सके उतना उनको देकर शेष समस्त अधिकारों को उससे छीन लिया जाए। खासकर जिस समय महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई और उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई की संरक्षककर्ता में झांसी राज्य का अधिकारी बनाने का प्रश्न उठा, उस समय देश में लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था। वे देशी राज्यों के विरुद्ध थे। एक एक करके कितने ही राज्यों का अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ला चुके थे। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस देश में इतना जम चुका था और उनकी सैन्य शक्ति इतनी सुदृढ़ हो चुकी थी कि उसे देशी राजाओं की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। उसकी निगाह में अब केवल जमींदारों की तरह रह गए, जो केवल छत्र, मुकुट और आभूषणों से सज धज कर सिंहासन पर बैठ जाते हैं और खजाने के रुपयों का भोग विलास के कार्यों में बर्बाद किया करते हैं। इसलिए अंग्रेजी अधिकारियों ने यह निश्चय कर लिया था कि किसी भी राजा के निसंतान मर जाने पर उसको दत्तक लेने का अधिकार न दिया जाए और उसका राज्य कंपनी शासन में मिला लिया जाए।